Hello students and welcome back to our channel once again. In today's video we are going to discuss about 20 plus most important MCQ of evolution. Now हमारा मिशन है कि हम नीट, एम्स और जिपमर जैसे बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बायोलॉजी में फुल स्कोर करें. नाउ फुल स्कोर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस करना होगा और आपके इसी काम को आसान करने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ चैप्टर वाइज. नाउ इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के MCQ अपलोड कर दिए हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं. नाउ चलिए यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाएँ ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनका पता लग सके. और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए सभी वीडियोस की तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें. लाइक का टारगेट है 250 लाइक्स, प्लीज़ कंप्लीट कर देना. चलिए शुरू करते हैं. छोटा सा इंट्रो था हमारा पहला क्वेश्चन है. ना हमारा चैप्टर है एवोल्यूशन. तो एवोल्यूशन का पहला हमारा क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट. नाउ जो काउस के अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया जाता है किसके लिए, ताकि हमें हायर मिल्क आउटपुट मिल सके. वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के लिए, क्योंकि एज इट स्टेबलाइजेस दिस कैरेक्टर इन द पॉपुलेशन. ऑप्शन नंबर बी डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन. सी इट इज डिसरप्टिव एज इट splits the population into two, one yielding higher output and the other yielding lower output. And D is stabilizing followed by disruptive as it stabilizes the population to produce higher yielding cows. Now आप लोगों को यहाँ पर सही ऑप्शन को चूज करना है. आपके पास 5 सेकेंड्स हैं. ओके, so your time's up guys. 5 seconds हो चुके हैं. So the correct answer here is option number B, directional as it pushes the mean of the character in one direction. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, यहाँ पर काऊ की बात हो रही है तो काऊ की चीज़ लेंगे, मतलब यानी कि काऊ के बारे में बात करेंगे ताकि एक ही डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर यील्डिंग हो. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं. एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जैसे ही मैं ऑप्शंस बोलती हूँ आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सही ऑप्शन, प्लस आपके अगर आपका ऑप्शन सही होता है तो +4 मार्क्स देने हैं, अगर गलत होता है तो -1 मार्किंग टोटल मार्क्स में से कर लेनी है और लास्ट में अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना है. नेक्स्ट हम चलते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वॉज स्टेटेड बाय. ठीक है, यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? कॉम्पिटिशन वाले, यानी कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. नाउ ये किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मैकअर्थर, बी वर्हल्स्ट एंड पर्ल, सी डार्विन या फिर डी GF गॉज. It was a question of NEET 2016. So the correct option here is option number D, GF गॉज. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओके, नाउ जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ठीक है, इसके अंदर आपको करेक्ट सीक्वेंस के पूरे इवेंट्स को बताना है. करेक्ट इवेंट्स के पूरे सीक्वेंस को बताना है. ओके, कि कौन सा इवेंट पहले होता है और उसके बाद कौन सा इवेंट बाद में होता है. ये क्वेश्चन है हमारा नीट 2016 का. ध्यान रखिएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिस्पेक्टिव में आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स, B synthesis of organic monomers, C synthesis of organic polymers, D formation of DNA based genetic system. ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शंस हम देख लेते हैं. क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन नंबर ए सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ. ऑप्शन नंबर बी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट. ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. या फिर ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ. तो कौन सा सीक्वेंस सही होगा with respect to the origin of life? So the correct option here is option number A, second, third, first and fourth. यानी कि पहले होता है आपका synthesis of organic monomers, then होता है आपका synthesis of organic polymers. ठीक है, उसके बाद होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स, देन लास्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम्स. ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ. द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रीसेंट इज. ठीक है, आपको यहाँ पर
पर्टिकुलर जो आपने पढ़ा होगा होमो हैबिलिस, ठीक है, आपने होमो इरेक्टस पढ़ा है, ड्रायोपिथिकस पढ़ा है, रामापिथिकस पढ़ा है, तो आपको ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर जो सबसे पुराने से अर्ली से लेकर रिसेंट तक आपको यहाँ पर ऑर्डर सही बताना है, ठीक है। इक्वेशन है नीट 2016 का। ऑप्शन नंबर ए रामापिथिकस, उसके बाद सेकेंड होमो हैबिलिस, उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, लास्ट है होमो इरेक्टस। बी है आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, रामापिथिकस, होमो इरेक्टस। सी है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। और सबसे लास्ट है आपका डी ऑप्शन, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस या फिर होमो इरेक्टस। तो इनमें से सही सीक्वेंस क्या है ह्यूमन एवोल्यूशन के रिलेटेड, फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट, ये याद रखिएगा। सो आई होप आप सभी ने अपना सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया है। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी। फर्स्टली इज रामापिथिकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देन होमो हैबिलिस और लास्ट में होमो इरेक्टस। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, यानी कि जब आपको किसी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना होता है, या फिर मैं इतना कहूँ कि किसी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करना होता है हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन के अंदर, तो आप किससे करते हो? ऑप्शन नंबर ए, वी विल रिप्रेजेंट द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल विद PQ, B Q2, C P2 या फिर D 2PQ, ठीक है। यहाँ पर ये जो Q2 और P2 लिखा हुआ है ना, ये स्क्वायर में है, ठीक है, Q स्क्वायर और P स्क्वायर। तो आपको बताना है कि सही रिप्रेजेंटेशन क्या है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का। इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2016, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 2PQ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट्स हैं वो जनरली कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, बी स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, सी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, डी लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन। इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2016, so the correct option here is option number C, small isolated population. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, ये किसका रिजल्ट है? यहाँ पर पर्टिकुलरली पूछा है एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में। सो जनरली ऑप्शन नंबर ए, ये स्ट्रक्चर्स तब बनते हैं जब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है, बी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सी शेयर्ड एंसेस्ट्री या फिर डी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, आप सभी को पता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है। डाइवर्जेंट मतलब इस तरीके से और कन्वर्जेंट मतलब इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये मैंने इसलिए, जैसे आपने पढ़ा होगा ना लेंसेज के बारे में, कन्वर्जेंट जो एक सिंगल पॉइंट पर आके मिलती है और डाइवर्जेंट जो एक सिंगल पॉइंट से अलग अलग जगह पर फैलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक ही आपका एंसेस्टर है, यानी कि एक ही तरीके का स्ट्रक्चर है और उससे फंक्शन डिफरेंट हो रहे हैं, और यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम हो रहे हैं। तो एनालॉगस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शन सेम होता है, और होमोलॉगस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज होमोलॉगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड? ऑप्शन नंबर ए, डॉर्सल फिन ऑफ अ शार्क, बी विंग ऑफ अ मॉथ, सी हिंड लिम्ब ऑफ रैबिट, डी फ्लिपर ऑफ व्हेल। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि होमोलॉगस है, यानी कि सेम है टू द विंग ऑफ अ बर्ड? इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ AIPMT 2016। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपर ऑफ व्हेल। जो व्हेल का फ्लिपर है वो एग्जैक्टली सेम होगा टू द विंग ऑफ अ बर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, अ पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ, एक पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, यानी कि उस इक्वेशन को नहीं फॉलो करेगी अगर ऑप्शन नंबर ए, पॉपुलेशन इज लार्ज, बी इंडिविजुअल मेड सिलेक्टिवली, सी देयर आर नो म्यूटेशंस या फिर डी देयर इज नो माइग्रेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, अगर इंडिविजुअल सिलेक्टिवली मेट करने लगेंगे तो यहाँ पर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड? ऑप्शन नंबर ए, आइज,
बी सेगमेंटेशन, सी बाइलेटरल सिमेट्री, या फिर डी एक्सोस्केलेटन? It was a question of AIPMT 2015. The correct option here is option number D, exoskeleton. Next हम चलते हैं, which of the following had the smallest brain capacity? इनमें से किसके पास सबसे कम ब्रेन की कैपेसिटी है? ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर जो एवोल्यूशन हुआ है उसके बेसिस पर आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए होमो हैबिलिस, ऑप्शन नंबर बी होमो इरेक्टस, ऑप्शन नंबर सी होमो सेपियंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी होमो नेदरलैंड्स. सो द करेक्ट ऑप्शन here is ऑप्शन नंबर ए. सबसे लीस्ट स्मॉलेस्ट ब्रेन की कैपेसिटी किसकी होती है? होमो हैबिलिस की. नेक्स्ट हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर? ना आपको पहले भी बताया है एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन काम सेम होता है. ठीक है. और होमोलॉगस कौन से होते हैं कि जिसमें आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर सेम होगा लेकिन काम डिफरेंट होंगे. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकेविटा, बी फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स, सी विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, डी गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन. So the correct option here is the wings of bat and wings of pigeons are same. They are analogous structures. ठीक है. यानी कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन उनका जो काम है, फंक्शन जो है वो सेम होगा. नेक्स्ट हम चलते हैं. Forelimbs of cat, lizard used in walking, forelimbs of whale used in swimming, and forelimbs of bat used in flying are an example of. Option number A homologous, B convergent evolution, C analogous organs, या फिर D adaptive radiation. So they all are the example of option number A homologous organ. It was a question of AIPMT 2014. आप देख सकते हो कि इन सभी के forelimbs जो हैं सेम है लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट है. स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट है. ठीक है. तो ये क्या हुए? होमोलोगस ऑर्गन. नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिस्टेड ऑफ. जो एटमॉस्फेयर है, लाइफ अभी तक ऑरिजिन नहीं हुई है, ऑरिजिन से पहले का जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का, वहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है? ऑप्शन क्या क्या मिलता था? ऑप्शन नंबर ए वाटर वेपर्स, CH4 यानी कि मीथेन, NH3 अमोनिया एंड ऑक्सीजन, बी CO2 NH3 एंड CH4, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, NH3 अमोनिया एंड मीथेन एंड वाटर वेपर, डी है आपका मीथेन, आपका ऑक्सीजन. ठीक है. ठीक है. उसके बाद वाटर वेपर आपका. ठीक है. एंड O3 मॉलिक्यूल. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर वेपर. नेक्स्ट हम चलते हैं. द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर. जो विंग्स होते हैं बर्ड के और इंसेक्ट के, दोनों क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए होमोलोगस स्ट्रक्चर है एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बी होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, C analogous structure and represent convergent evolution, D phylogenetic structure and represent divergent evolution. So the correct option here is option number C analogous structure and represent convergent evolution. ठीक है. कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि डाइवर्जेंट के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट से यानी कि एक स्ट्रक्चर और काम डिफरेंट, फंक्शन डिफरेंट, तो वो होते हैं होमोलोगस. लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे लेकिन सब आकर एक पॉइंट पर मिल रहे होंगे. इसी तरीके को कहते हैं कन्वर्जेंट. ठीक है. तो ये कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है? इनके अंदर आपको एनालॉगस स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट हम चलते हैं 16th क्वेश्चन. द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. देखिए जो आईज होती हैं ऑक्टोपस की और आइज जो होती है कैट की, उनका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है. उनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन दोनों का ही सिमिलर फंक्शन है. तो ये किसका एग्जाम्पल है? इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2013. ऑप्शन नंबर ए होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू convergent evolution, B homologous organs that have evolved due to divergent evolution, C analogous organs that have evolved due to convergent evolution, या फिर D none. So the correct option here is they are analogous organs. यानी कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है. एनालॉगस ऑर्गन्स हैं जो कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से क्रिएट होता है.
आई होप मैंने इतनी बार आपको समझा दिया है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जेंट में होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेकिन काम एक, फंक्शन एक, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर होता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम लेकिन काम अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू, डार्विन के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? ऑप्शन नंबर ए इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, बी ऑप्शन नंबर ए है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, बी है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, सी इज कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, या फिर डी रिड्यूस्ड फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पीशीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरिंग स्पीशीज। It was a question of NEET 2013. The correct option here is option number B इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, इंटर मीन्स आप जैसे यहाँ एक चीज़ समझने की कोशिश करो, जैसे कि आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू जाते हो, सेम यहाँ पर है कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, एक स्पीशीज़ का दूसरी बाहर की किसी स्पीशीज़ के साथ कॉम्पिटिशन, उसकी वजह से एवोल्यूशन हो रहा था। ये किसका कहना था? डार्विन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18th क्वेश्चन। द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाय। ठीक है, एक पॉपुलेशन जो है वो ट्राई करती है कि वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, उसकी इस टेंडेंसी को कौन डिस्टर्ब कर सकता है? नीट 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए रैंडम मेटिंग, बी लैक ऑफ माइग्रेशन, सी लैक ऑफ म्यूटेशन, या फिर डी लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन here is it can be disturbed by lack of random mating। ठीक है, यानी कि रैंडमली जो मेट करती हैं स्पीशीज वो अगर ना हुआ तो यहाँ पर जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो सकता है किसी भी पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक अडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन इन्वायरमेंटल चैलेंज इज नोन एज। देखिए, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बिल्कुल अलग रही हो, ठीक है, वो पहले कुछ और थे और इवॉल्व होके वो कुछ और बने हैं, लेकिन जब एवोल्यूशन हो जाता है तो उनकी जो फिनोटिपिक एडेप्टेशन है वो बिल्कुल सेम कैसे होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते कैसे होते हैं, इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन, एक सिमिलर चेंज आया है इन्वायरमेंट के अंदर, उसके रिस्पॉन्स में, चाहे इन्वायरमेंट में ज़्यादा ठंड हुई है या ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो उस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स किया है अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने इवॉल्व करके। तो ये जो सिमिलैरिटी है ये कैसे आ पाई, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए नेचुरल सिलेक्शन, बी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सी नॉन रैंडम एवोल्यूशन, या फिर डी अडैप्टिव रेडिएशन। सो द करेक्ट ऑप्शन here is ऑप्शन नंबर बी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जिसमें क्या होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक टाइम पर आकर इवॉल्व करते हैं। ठीक है, इवॉल्व करते हैं, एवोल्यूशन होता है और फिर उनका फंक्शन एक बार में जाकर सेम फंक्शन होता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आते हैं और फिर एट द एंड उनका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन उसी को कहते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स इन्हीं के पास होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। An evolutionary pattern characterized by a rapid increase in number of kinds of closely related species is called। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सी अडैप्टिव रेडिएशन, डी पैरेलल एवोल्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन here is ऑप्शन नंबर सी अडैप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट हम चलते हैं डार्विन्स फिंचेस शो। डार्विन्स की जो फिंचेस थी उन्होंने क्या शो किया था? ऑप्शन नंबर ए अडैप्टिव रेडिएशन, बी पैरेलल एवोल्यूशन, सी है आपका यहाँ पर होमोलॉगी, या फिर डी नेचुरल सिलेक्शन। सो डार्विन्स फिंचेस शो अडैप्टिव रेडिएशन। ओके, उन्होंने अडैप्टिव रेडिएशन कैसे शो किया था? ये होमोलोगस और एनालॉगस का जो ना फंक्शन था वो यहीं से पता चला था। जो ये जो पर्टिकुलर चीज़ थी कि होमोलोगस होते हैं एनालॉगस होते हैं, वो डार्विन की फिंचेस से ही पता चल पाए थे, क्योंकि जब उसने अलग अलग बर्ड्स को यहाँ पर कलेक्ट किया था डार्विन ने उस आइलैंड से, और जैसे ही उन्होंने कलेक्ट किया और उसको फिर वो लेकर के गए लैब के अंदर, तो वहाँ पर पता चला कि इन बर्ड्स का भले ही मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन जो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल सेम है। इससे क्या पता चला? यहाँ पर आपको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन देखने को मिला।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, शायद हो सकता है इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आया हो जिसकी वजह से उन पर्टिकुलर स्पीशीज़ ने, उन ऑर्गेनिज्म ने इवॉल्व किया हो। तो ऐसी एवोल्यूशन को क्या बोलेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट है द वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन इज, ऑप्शन नंबर ए मेमरी ग्लैंड, बी पेल्विक गर्डल, सी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर डी सेबेस्कियस ग्लैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द शिप इन विच डार्विन ट्रेवल्ड वॉज, नाउ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वो कौन सी शिप थी जिसके अंदर डार्विन ने ट्रैवल किया था। हो सकता है आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप फंस सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री, बी बीगल, सी अटलांटिक या फिर डी सीगल। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी बीगल। ओके, जो डार्विन ने जिस शिप के अंदर ट्रैवल किया था उसका नाम था बीगल। ओके, सो यहाँ पर गाइज हमने हमारे 23 यानी कि 20+ MCQs कवर कर लिए हैं। अगर आपको और MCQs की वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को अभी के अभी, और वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। रेड कलर का बटन है, उसको दबाकर सब्सक्राइब हो जाओ। और लाइक का टारगेट 250 लाइक्स है, प्लीज़ कंप्लीट कर देना अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सिंह क्रिएशन एजुकेशन इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सो गाइज विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।